देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम और आज हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से वाले नर्वस सिस्टम को ह्यूमन के डिस्कस करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस भी कहते हैं। आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या-क्या आ जाता है? एक तो ये ब्रेन हो गया, आपको पता है ये ब्रेन और उसके बाद फिर क्या हो गई ये स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 चीज़ें हैं आपकी। इस तरह से क्योंकि हमारे सेंटर में आते हैं ना बॉडी के, इस वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक ये ब्रेन हो गया और दूसरा क्या हो गया ये स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सब आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट है और ये मेड अप ऑफ 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन्स, यानी इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियंस ऑफ, इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की कि ये जो सीएनएस है, सीएनएस में ब्रेन भी आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड, इनको कौन सी चीजें प्रोटेक्ट करती हैं? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारे स्केलेटन का कौन सा पार्ट जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप देखें सबसे पहले तो हमारा जो ये ब्रेन है, हमारे ब्रेन के ऊपर हमारा जो स्कल है, हमारे स्कल का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन के ऊपर क्या चढ़ा हुआ होता है? बोनी आर्मर, यानी एक बोनी स्केलेटन, स्कल का एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं क्रेनियम। यानी सबसे पहली प्रोटेक्शन जो है हमारे ब्रेन के ऊपर जो है वो किसकी है, वो है क्रेनियम की। क्रेनियम हमारे स्कल का पार्ट है और स्कल हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा कि अगर हम बात करें अपने इसकी स्पाइनल कॉर्ड की, तो आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या मौजूद होती है, ये वर्टिब्रल वर्टिब्रे मौजूद होती है। इस तरह 33 वर्टिब्रे होती हैं और फ्यूज होने के बाद आपको पता है कितनी हो जाती हैं, 26। ये तो हो गई स्केलेटन का पार्ट, स्कल क्रेनियम भी और ये वर्टिब्रे भी। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पर है मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है वो ब्रेन को भी कवर करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं। मेनिंजेस बेसिकली क्या है, थ्री टफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्स, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो तीन क्या होती हैं, ये लेयर्स होती हैं। चलिए मैं इसको ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। ये जिस तरह क्रेनियम है, क्रेनियम के नीचे ही ये जो है वो तीन कनेक्टिव टिश्यू की ये ऐसी टफ लेयर होती है, 1 2 3। फेडरल बोर्ड से रिलेट में जो मैंने ब्रेन का लेक्चर दिया हुआ उनमें मैंने इन तीनों लेयर्स के नाम भी बताए हुए हैं, वहां पर आप देख लीजिएगा। एक मेनिंजेस यहाँ हो गई, फिर यहाँ वर्टिब्रे के नीचे भी क्या होती है, ये स्पाइनल कोड के चारों तरफ भी ये मेनिंजेस मौजूद होती है। तो ये एक मेनिंजेस हो गई। यानी आप अगर स्कल को क्रेनियम को हटाओगे तो क्रेनियम के नीचे आपको प्रोटेक्शन कौन देगा, मेनिंजेस। वर्टिब्रे को हटाओगे तो उसके नीचे भी क्या है, ये मेनिंजेस है, ठीक है। मेनिंजेस बेसिकली क्या करती हैं, ये एक तो इनका काम ये होता है कि कोई जर्म्स होगा या बैक्टीरिया वगैरह वो डायरेक्ट इसको जो है वो आपके ब्रेन में ऐसे डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि क्रेनियम क्या करती है, उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज होती है सीएसएफ। सीएसएफ बेसिकली क्या है, ये सीएसएफ जो है वो एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है जो हमारे इसमें ये जो मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस के दरमियान में ही यहाँ पर जो है वो फिल होती है। तो ये क्या है, ये सीएसएफ इसके अंदर जो है वो भरा हुआ है। अब सीएसएफ का काम क्या होता है, देखो सीएसएफ का एक काम तो ये होता है हमारे न्यूरॉन को बात करता रहता है, मॉइस्ट रखता है, लिक्विड होता है ना, न्यूरॉन को क्या करता है, बात करता है, मॉइस्ट रखता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे कोई चोट लग रही है आपके इस क्रेनियम सबसे पहले उस चोट को बर्दाश्त करेगा, लेकिन ज्यादा होगी तो फिर भी आपके डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर होगा। मतलब उसको शॉक को जो है वो क्या करेगा, उस चोट को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो ये सीएसए होता है, इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, प्लाज्मा टाइप। जो हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, ब्लड के सेल्स होते हैं, ब्लड ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, जितने परसेंट उसके अंदर वाटर होता है, जितने परसेंट उसमें प्रोटीन होता है, सेम यही कंपोजिशन किसकी होती है, सीएसएफ की होती है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस की। ये क्रेनियम जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, वर्टिब्रे प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन ये मेनिंजेस और ये सीएसएफ ये दोनों में होता है, ब्रेन में भी होता है और साथ में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मौजूद होता है। चले अब हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन की और ब्रेन के बाद बात करेंगे फिर बेसिकली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की। लुजाना कह रही है शॉक
एब्जॉर्प्शन वाला रिपीट कर दें। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हो कैसे कोई शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इधर देखो मैं ऐसे शॉक को कैसे एब्जॉर्ब करता है। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये आपने कोई चीज पे, ये कोई एक चीज है, ब्रेन नहीं है, समझ लो कोई भी एक चीज है, सही है। इसके चारों तरफ एक बॉक्स है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है चारों तरफ, ऐसे एक बॉक्स है चारों तरफ, सही। और इसके बीच में, इसके यहाँ सेंटर में लिक्विड भरा हुआ है, पानी। अब आप देखो, ऐसे पानी भरा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर कोई शॉक लगेगा, चोट लगेगी, तो इस चोट को पहले चोट को कौन रोकेगा? ये जो बॉक्स है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा चोट होगी, तो उस चोट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? लिक्विड, पानी। अक्सर जो लिक्विड होता है ना, वो क्या करता है? चोट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डायरेक्ट इस ब्रेन पर नहीं है। ये जो बीच में, जो सेंटर में जो चीज आपने रखी हुई है, थोड़ी प्रोटेक्ट रहेगी। आपको पता नहीं, किसी चीज के चारों तरफ पानी हो, किसी भी चीज के चारों तरफ पानी हो, तो वो क्या करता है? शॉक को, चोट को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कि पानी जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी ऐसे ही प्रोटेक्शन का काम करता है। सही। जैसे आपने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा कि एम्ब्रियो के चारों तरफ एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जैसे वो भी उसको प्रोटेक्ट करता है, शॉक को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? चलो, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ब्रेन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? ब्रेन से। सबसे पहले मैं आपके एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ ब्रेन के हवाले से। अच्छा, पहले आपकी बुक की थोड़ी सी पॉइंट्स रीड कर देता हूँ जो शुरू में लिखा हुआ है। द सीएनएस ऑफ वर्टिब्रेट डेवलप इन द एम्ब्रियो फ्रॉम द डोर्सल होलो नर्व कोड। कहता है ये जो एम्ब्रियो फॉर्म में होता है ना, ये ऐसे जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं, वर्टिब्रे जब किस फॉर्म में होते हैं? एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं। तो कहता है सीएनएस यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड, डेवलप इन द एम्ब्रियो फ्रॉम डोर्सल होलो नर्व कोड। यानी यहाँ पर ये जो आपके पास एक डोर्सल होलो, यहाँ पर एक नर्व कोड होती है ना, डोर्सल, ये इसी से, यहाँ से जो है वो इसी तरफ जो डेवलप होता है, वो क्या डेवलप होता है? सीएनएस। यानी इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो ब्रेन बना लेगा। ये डोर्सल होलो नर्व कोड आगे चलकर क्या बना लेगी? ये स्पाइनल कोड जो है वो बना लेगी। इन द इनिशियल स्टेज नर्व कोड इज सिंपली अ ट्यूब फ्लूइड फिल्ड सीएसएफ। यानी कहता है जब शुरू शुरू के अंदर ये जो आपकी नर्व कोड होती है, स्पाइनल कोड है, ये एक किसकी तरह होती है? ये बेसिकली एक ट्यूब की तरह होती है। ऐसे क्या है? ये ट्यूब है। और इस ट्यूब में क्या भरा हुआ होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है, पानी जो है वो, यानी सीएसएफ भरा हुआ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हाउएवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इट्स एंटीरियर पार्ट enlarged to form the primary brain वेसिकल। यानी इसका जो इंटीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहता है थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, एक प्राइमरी ब्रेन बना लेता है। ये क्या बना लेता है? एक वेसिकल की शक्ल में छोटा सा एक थैली नुमा छोटा एक ब्रेन बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी ब्रेन। As the development process, the brain vesicle subdivided into three irregular vesicle, forebrain, midbrain and hindbrain। यानी कहता है कि ये जो ब्रेन का वेसिकल है, ये जो है, ये तीन पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये फोर ब्रेन से, फॉर एग्जांपल ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। इस तरह इतना इक्वल डिवाइड नहीं होता, इरेगुलर डिवाइड होता है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। देखो कितने में डिवाइड हो गया? तीन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। Later, different part mature brain develop from these vesicle by selective thickening and folding process in the wall and roof of the brain। कहता है फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू शुरू हो जाते हैं, फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो फोर ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट बन जाते हैं, फिर हाइंड ब्रेन के भी क्या बन जाते हैं? डिफरेंट पार्ट बन जाते हैं। मीनवाइल द सेंट्रल कैनाल बिकेम फोर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज कॉल्ड वेंट्रिकल। तो ये जो सेंट्रल कैनाल होती है ना बीच में, इधर ऐसे, ये जो सेंट्रल कैनाल चल रही है, मैं इसको थोड़ा सा येलो से शो करता हूँ। ये जो सेंट्रल कैनाल है ना, ये जो सेंट्रल कैनाल चल रही थी ना, ये अंदर की भी तरफ सेंट्रल कैनाल थी। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? फोर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो, हमारा ब्रेन टोटल सॉलिड नहीं होता,
इसमें जो है वो 4 पानी से भरी हुई कैविटीज होती हैं। और वो किससे बनती हैं? वो यही फ्लूइड फिल्ड जो कैनाल होती है, वो आगे चलकर ये 4 जो है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बना लेती हैं, जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। आगे चलकर बताऊंगा ये वेंट्रिकल कहाँ पर होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपकी बुक की ये बात बताई है, जो आपकी बुक बता रही है कि वर्टिब्रेट का जो ब्रेन होता है, उसका जो स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, जब एक वर्टिब्रे एम्ब्रियो की शक्ल में होता है। तो चलो ये मैं एक एम्ब्रियो बना देता हूँ। ये ऐसे एक एम्ब्रियो की शक्ल में होता है, तो उसके पास एक ऐसी फ्लूइड फिल्ड जो है वो न्यूरल ट्यूब होती है। ऐसी क्या होती है? एक पानी से भरी हुई जो है वो क्या होती है? एक इस तरह की लिक्विड से भरी हुई न्यूरल ट्यूब होती है। फिर क्या होता है, इस न्यूरल ट्यूब का ऊपर वाला पार्ट, जो इसका इंटीरियर पार्ट है, वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा ऐसे इनलार्ज हो जाता है। और ये जब इनलार्ज हो जाता है, और उसके बाद ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे चलकर मजीद पार्ट में डिवाइड होता है, हैंड ब्रेन मजीद पार्ट में डिवाइड होता है। और ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ये चार छोटी छोटी कैविटीज में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लूइड फिल्ड, जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम इस मैच्योर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जब एक ब्रेन जो है वो क्या हो जाता है, जब एक ब्रेन जो है वो मैच्योर हो जाता है। जब एक ब्रेन मैच्योर ब्रेन को हम जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, ये जो फ्रंट साइड पर है, आगे वाला ब्रेन का पार्ट है, इसको हम कहेंगे फोर ब्रेन। मिडिल में जो होगा उसको हम कहेंगे मिड ब्रेन, और जो पीछे की तरफ है उसको हम कहेंगे हाइंड ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट हो गए। तो इस तरीके से मैं ब्रेन को करूँ ना, तो ये सबसे आगे वाला फोर ब्रेन, यहाँ कहीं मिड ब्रेन कह देता हूँ इसको, और सबसे पीछे की तरफ जो है ये क्या है? ये हाइंड ब्रेन। तो आपके ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। प्राइमरी वेसिकल फंक्शनल होती है या डोरमेंट होती है? नहीं नहीं, वो इतनी फंक्शनल नहीं होती, वो बाद में जाके फंक्शनल होती है। कंप्लीट ब्रेन तो बच्चे का जब पैदा हो जाता है उस वक्त भी इतना कुछ पार्ट इतने फंक्शनल नहीं होते। 5 साल के बाद सही तरीके से ब्रेन पूरा डेवलप होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद भी पूरा ब्रेन डेवलप नहीं होता, वो भी 5 साल के बाद होता है। समझ आ गई बात? तो ये अब 3 पोर्शन में डिवाइड हमने इसको कर दिया। ये शुरू वाला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये क्या हो गया? ये हैंड ब्रेन जो है वो हो गया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा वाला है? ये है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन को जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। पहले मैं इसका आउटफ्लो चार्ट बना देता हूँ, फ्लो चार्ट बना देता हूँ इसका, उसके बाद फिर उनके पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक है टीलेंसेफेलॉन और दूसरा है डायनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टीलेंसेफेलॉन और एक डायनसेफेलॉन। फिर टीलेंसेफेलॉन को फर्दर डिवाइड कर दिया है 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, या इनको हम सेरिब्रम भी कहते हैं। अगर मैं फ्रंट साइड से दिखाऊं, ये फोर ब्रेन का पहला पार्ट जिसको मैं टीलेंसेफेलॉन कह रहा हूँ, ऐसे आगे से आप अपने ब्रेन को देखो बिल्कुल, तो ऐसे ये 2, मतलब मैंने आपको ऐसे दिखाया। मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ एक बार। ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो क्या है। तो चलो मैं अगर ऐसे एक ह्यूमन का फेस बना देता हूँ, ऐसे आपका फेस बनाया। अब आपके फेस में ये आगे की तरफ ब्रेन के 2 पार्ट जो है, एक ये वाला और एक ये वाला, सही ना? जैसे अगर ये आपके आईज इधर है, तो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, और ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यानी आपके कितने सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं? ये आगे 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं? टीलेंसेफेलॉन। या इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर को हम सेरिब्रम भी कह सकते हैं मिलाकर। ऐसे ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गया और ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गया। यानी आप इनको दोनों को अलग अलग करोगे तो ये में एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये हो गया और दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये हो गया। क्लियर हो गया होगा आई थिंक पॉइंट आपको, किस तरीके से ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं जो आपस में जो है वो मिले हुए हैं। इस तरह से आगे फ्रंट में होते हैं ये। इसके बाद
सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाकर देखते हैं हम, थोड़ा सा सामने से फ्रंट से नजर नहीं आता, उसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ कट करके फिर अंदर देखना पड़ता है। तो उसके बाद नीचे जो दूसरा पार्ट होता है वो है डायनसेफेलॉन। इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है ये डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन को अगर हम देखें तो डायनसेफेलॉन को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक थैलेमस और दूसरा है इसका पार्ट लिम्बिक सिस्टम। ऐसे बहुत ज्यादा मिले हुए होते हैं आपस में, तो डिस्टिंग्विश करना ऐसे अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में देखते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कलरफुल तस्वीर देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। थैलेमस को तो फर्दर डिवाइड नहीं किया है, मगर लिम्बिक सिस्टम को फर्दर डिवाइड कर दिया है डिफरेंट पार्ट में। एक तो हाइपोथैलेमस है, दूसरा जो है वो एमिगडाला, और तीसरा हिप्पोकैम्पस। इसके अलावा अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन को फर्दर डिवाइड नहीं किया है, हाइंड ब्रेन को भी जो है वो डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। अगर हम हाइंड ब्रेन के पार्ट जो हैं वो देखें तो हाइंड ब्रेन को डिवाइड कर दिया गया है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। एक पार्ट इसका कौन सा हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा जो है वो एक पार्ट इसका है सेरिबेलम, पहले वाला सेरिब्रम था और यह है सेरिबेलम। फर्क याद रखिएगा, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर एल है। सेरिबेलम पोन्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है फेडरल की बुक में नहीं दिया हुआ, आप ही की बुक में दिया हुआ है। तो ये हमने बात कर ली कि इसकी ब्रेन का एक पूरा का पूरा, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट जो है वो फ्लो चार्ट बता दिया है कि इस तरीके से ब्रेन के पार्ट्स को अपने डिवाइड कर देना है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और फोर ब्रेन में भी सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, इस सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बारे में जो है वो पहले बात कर लेते हैं। फिर मिड ब्रेन की बात कर लेंगे और उसके बाद फिर हाइंड ब्रेन की जो है वो बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं किससे, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का पहला पार्ट है टी फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में की सब हेडिंग में क्या आ जाता है, टीलन सेफेलोन। सही है, इसका कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया टीलन सेफेलोन। तो आपकी बुक कह रही है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। यानी फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक टीलेनसेफेलॉन और एक डाइनसेफेलॉन। इन दोनों में जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है टीलेनसेफेलॉन, कौन सा है, ये है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, अगर हम टोटल ब्रेन की बात करें कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन है। और अगर फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, वो है टीलेनसेफेलॉन। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट इनटू इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी इसमें दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखा रहा हूँ। मैं पहले मैंने आपका जो है वो फ्रंट व्यू लिया था, अब मैं ये साइड व्यू लेके दिखा रहा हूँ इसका। ऐसे ऐसे मैं शो कर रहा हूँ इसको, सही है ना, इस तरह से व्यू में शो कर रहा हूँ, ये साइड व्यू। देखो ना, ये कौन सा व्यू हो गया, ये हो गया ऐसे साइड व्यू। इससे पहले जो मैंने दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाए थे वो ऐसे फ्रंट व्यू से दिखाए थे, ऐसे फ्रंट व्यू लिया था। अब इस फ्रंट व्यू में तो दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ, लेकिन साइड व्यू में तो दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे ना। मिसाल के तौर पर अगर ये साइड व्यू ले रहा हूँ तो इसमें सिर्फ एक ये वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको शो होगा, ये वाला शो नहीं होगा। नॉर्मली स्ट्रक्चर ज्यादातर दोनों की क्या होती है, सेम ही होती है। तो अब ये देखो कितने सेरिकुलर हेमिस्फीयर पर कंसिस्ट होता है, दो, जिसमें से मैंने यहाँ पर सिर्फ कितना लिया है, एक ही लिया हुआ है। अच्छा, इस एक सेरिब्रम को, ये जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ईच, यानी जो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसको भी जो है वो हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ग्रे मैटर। एक आउटर इसका जो है वो ग्रे मैटर होता है, जिसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मिसाल के तौर पे ये अगर मैं यहाँ पर इसको, आउटर साइड पर इसका ये एक
ये इसका आउटर साइड पर ये वाला जो एरिया है ग्रे कलर का होता है, इसको हम कहते हैं आउटर साइड पर ये जो एरिया है, जो मैंने यहाँ पर ऐसे फोल्ड सा बनाया हुआ है फोल्डिंग, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर कह लें या इसको क्या कह लें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसका आउटर साइड है। जबकि इसका जो इनर साइड होता है वो वाइट मैटर होता है, जिसको हम सेरिब्रल मेडुला भी कह सकते हैं, क्योंकि इनर साइड वाले एरिया को हम मेडुला कहते हैं। ये नीचे वाला जो एरिया है, ये इसको मैंने व्हाइट कलर का शो कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे व्हाइट मैटर। ये दो पार्ट हो गए, यानी एक टेलेंसेफेलोन में दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दो पार्ट होते हैं। इसके आउटर वाला जो साइड होता है उसको हम कह रहे हैं ग्रे मैटर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनर साइड जो है उसको हम व्हाइट मैटर कह रहे हैं, या इसको हम जो है वो सेरिब्रल मेडुला भी कह सकते हैं। अगर बात करें इसकी जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यानी ह्यूमन ब्रेन को टोटल अगर हम लें, वैसे तो टीलेंसेफेलोन है, लेकिन टीलेंसेफेलोन के अंदर भी जो सेरिब्रम है उसमें भी ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे लार्जेस्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है ब्रेन का सबसे जो है वो लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट वो ब्रेन, और बहुत कन्व्यूलेटेड जो है, जिसमें बहुत ज्यादा फोल्ड भी आपको नजर आ रहे हैं इसे। तो ये जो पार्ट है ये कौन सा है, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये कौन सा वाला पार्ट है, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और कहता है ऑक्युपाइड ग्रेटर नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन, और सबसे ज्यादा जो हाईली कन्व्यूलेटेड होता है, और इसमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इंटर न्यूरॉन इसमें मौजूद होते हैं। आपको पता होगा ना, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो ब्रेन तक मैसेज लेकर आते हैं, एक मोटर न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से वापस मैसेज लेकर बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन जो एनालाइज करते हैं मैसेज को। तो मैसेज को एनालाइज करने वाले जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा ब्रेन के कौन से पार्ट में होते हैं, वो होते हैं बेसिकली किसके अंदर, इस कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हवाले से क्या क्या बात याद रखोगे, लार्जेस्ट है, सबसे कॉम्प्लेक्स है, कन्व्यूलेटेड होता है, और सबसे ज्यादा इसके अंदर इंटर न्यूरॉन जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा कॉर्टेक्स इज द साइट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज। अब इसके कॉर्टेक्स के अगर हम फंक्शन देखें, इसी कॉर्टेक्स के अगर मैं यहाँ पर फंक्शन भी लिख दूं, तो एक तो है ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज, मतलब हमारी साइट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज। आपकी जितनी भी जो कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, कॉन्शियस एक्टिविटीज जो काम अपने होशो हवास में रहकर करते हो, वो एक्टिविटीज जो आप अपने होशो हवास में रहकर करते हो, वो किस जगह पर होती हैं, वो ज्यादातर होती हैं आपके इस उसके जो साइट्स होते हैं, यानी वो जो होशो हवास में जो काम हो रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो जा रही होती है वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जा रही होती है, और आ भी कहाँ से रही होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रही, इस जगहों से जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। इसके अलावा और इसका काम क्या होता है, इसके अलावा इट इज द प्लेस विच इज इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेमोरी। इसके अलावा आपकी जो इंटेलिजेंस है वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। रीजनिंग जो है, आपके दिमाग में जो सवालात आते हैं, ये जो आप रीजनिंग करते हो, वो भी कहाँ से आते हैं, वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं। आपकी जो मेमोरी होती है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो भी किस जगह पर स्टोर होती है, वो भी स्टोर होती है कहाँ पर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये सारे काम हो गए किसके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। अब एक और बात देख लें कि कहता है फंक्शनली इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू एन एंटीरियर फ्रंटल लोब, यानी जो आपका ये सेरिब्रल हेमीस्फेयर है, ऐसे में इसको अगर बनाता हूँ यूं, सेरिब्रल हेमीस्फेयर में जो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है अगर मैं बनाता हूँ, तो इसके मुख्तलिफ साइड पर मुख्तलिफ फंक्शंस के जो हैं वो इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्मेल का फंक्शन इधर आ गया, तो यहाँ पर आपकी विजन का काम हो रहा होगा,
यहाँ पर आपका टच का काम हो रहा होगा, डिफरेंट साइट होते हैं। देखो सबसे आगे वाली जो साइड का एरिया होता है, जैसे इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। इसको क्या कहेंगे? फ्रंटल लोब। और इसका जो पीछे वाला एरिया होता है उसको कहते हैं ऑसिपिटल लोब। इसके अलावा जो कान के बिल्कुल ऊपर होता है उसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। और उससे ऊपर जो होता है उसको कहते हैं पेराइटल लोब। यानी इसकी मुख्तलिफ लॉब्स होती हैं, ऐसे है ना लॉब्स। ये आप उसमें तस्वीर देखिएगा जो मैंने फेडरल बोर्ड वाला लेक्चर दिया उसमें मैंने अलग-अलग ये लॉब शो किए हैं। और हर लॉब में डिफरेंट जो है वो क्या हो रहे होते हैं, फंक्शन हो रहे होते हैं। सर सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? अब देखो सबकॉन्शियस वाली जो है ना, सबकॉन्शियस एक डिफरेंट बिल्कुल चीज आ जाती है, मैं आपको बताऊंगा सबकॉन्शियस आगे बताता हूँ। जब अभी जो ब्रेन की अभी तक जो हम बात करते हैं हम कॉन्शियस एक्टिविटीज की बात करते हैं कि जो हमारे कॉन्शियस में होते हैं। एक चीज होती है सबकॉन्शियस जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा होता, उसको मैं बाद में बताता हूँ, अभी फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं, सही है। अच्छा इधर देखें, कभी कभी हमें ख्वाब आते हैं तो हम कहते हैं बाजा भाई ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, सही है। इसको मैं बताता हूँ फिर आपको बाद में। लेकिन अच्छा अब ये देखो ये बात हो गई। अब एक और बात देख लो फोर ब्रेन को, बस मैं यहाँ पर अभी खत्म करूंगा एक लास्ट और चीज बताकर कि ये जो है ना आपका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना, ये देखो ऐसे। ये एक सेरिब्रल, मैं यहाँ पर अलग अलग करके ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता हूँ। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों अटैच होते हैं ना, कैसे अटैच होते हैं? एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। एक जो आपका राइट ईयर है, कान है, इस पर हाथ रखो और दूसरा लेफ्ट वाले कान पर। यहाँ से ये दोनों मिल रहे हैं ना, अभी तो मैंने इनको ऐसे बनाया हुआ है। जब ये दोनों मिलाएंगे, इन दोनों को जब मिलते हैं ये, इनको मिलाता कौन है? इनको मिलाता है एक एक्सोन का बैंड होता है, ऐसे ऐसे एक एक्सोन का बैंड। ये ये इन दोनों को आपस में क्या करता है, मिलाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। चलो इसको ऐसे थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये इसको erase कर दो। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। वैसे तो ये अंदर की तरफ होता है लेकिन मैं आपको ऐसे ऊपर से शो करके दिखाना सिर्फ चाह रहा हूँ कि इन दोनों की एक्टिविटीज को जो कोऑर्डिनेट करता है, इन दोनों को जो मिलाया हुआ है, कि बीच में एक एक्सोन का बैंड होता है। ये अंदर की तरफ होता है, ऊपर नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऊपर से बना के समझाने के लिए। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉर्पस कैलोसम, सही है ना। कोऑर्डिनेट करता है दो की एक्टिविटीज को। क्योंकि अभी मैंने आगे आपको बताना है कि हमारा राइट साइड वाला एक सेरिब्रम है और एक लेफ्ट वाला है। राइट वाला जो है वो लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड को करता है। तो एक दूसरे को जो कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसे मैसेज जाते हैं, ये किसके जरिए कोऑर्डिनेट हो रहे होते हैं? कॉर्पस कैलोसम के जरिए। चल अभी इससे रिलेटेड, यहाँ तक अभी जो बात हुई है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, फिर आगे वाला पार्ट में आपको मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी आप इसको ही जो है वो